वापसी टारगेट किलिंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि टेररिज्म का एक नया अध्याय जिसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा था, और आतंकवाद का फन कुचलने के लिए आखिर आज किसका इंतजार किया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोग्राम की शुरुआत में करीब हम बात कर रहे थे इजरायल की। करीब एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि इजरायल ने 2012 में अपने राजनयिक पर दिल्ली में हुए हमले का बदला ले लिया है। अब दरअसल नई दिल्ली के अति सुरक्षा वाले इलाके में हुए इस हमले में इजरायली राजदूत की पत्नी घायल हुई थी, और इसके 10 साल बाद इजरायल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने ईरान में घुसकर रिवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल हसन सैयद खोदियारी को कई देशों में इजरायली राजदूतों पर हमले का मास्टरमाइंड मानते हुए मार गिराया था। ये इजरायल की आप कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति ही है कि अपने देश पर होने वाले एक छोटे से हमले के जवाब में भी वो गाजा पट्टी के आतंकी ठिकानों को तबाह करने से पहले दो बार सोचता तक नहीं है। तो एक बार फिर से आसान शब्दों में कहा जाए तो इजरायल एक ऐसा देश है जो अपने देश के खिलाफ सीमा पार से चलाए गए एक पत्थर के जवाब में भी घर में घुसकर बदला लेने की क्षमता रखता है। यही कारण भी है कि आज के समय में इजरायल पर हमले के बारे में पड़ोसी देश छोड़िए कोई आतंकी संगठन भी गलती से सोचता नहीं है। लेकिन भारतीय सेना कश्मीरी पंडितों की हत्या का लगातार बदला भी ले रही है। इसके बावजूद वो आतंकियों में ये डर क्यों नहीं पैदा कर पा रही है, ये हर एक आम लोगों की जुबान पर भी सवाल बना हुआ है। आज जब एक बार फिर से कश्मीर के इस आतंक की बात, वापसी टारगेट किलिंग की बात हो रही है, तो आज इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ एस डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स वेलकम हिम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर से। थैंक यू। कश्मीर में एक बार फिर से आतंक का जो एक नया अध्याय डॉक्टर साहब जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक नया चैप्टर, और जिस तरीके से किलिंग्स बढ़ गई हैं, क्योंकि हम आपके ज्वाइन करने से पहले भी एक कहीं डेटा रख रहे थे कि कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ मई का एक ऐसा मंथ जहां पर इतनी टारगेट किलिंग्स हो गई, और हर एक आम लोगों की जुबान पर एक ये सवाल बना हुआ है कि 370 का एब्रोगेशन भी हो गया, उसे निरस्त भी कर दिया, और उसके बाद से लेकर अब तक आप देख सकते हैं कि बहुत हेवी सिक्योरिटी को वहां पर अभी तक डिप्लॉय किया हुआ है, उसे कम नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही हैं। आतंकवादियों में ऐसा लग रहा है कि कोई खौफ नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं, बेखौफ होकर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूं कि टेररिज्म का ये जो नया चैप्टर है टारगेट किलिंग, क्या कश्मीर में किलिंग्स का ये जो दौर है वो कभी थमेगा भी या नहीं? देखिए, कोई भी बुराई हो उसका अंत तो निश्चित होता है और वक्त की बात होती है। लेकिन जहां तक हम कश्मीर की बात करते हैं, थोड़ा सा ये मामला पेचीदा है, क्योंकि लंबे समय तक इस प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये छोटा सा रोग जो है वो नासुर बन गया। अब हमको इलाज जो है उसके दूसरे तरीके से करने होंगे, और इसका इलाज केवल मात्र उसको सप्रेस करके नहीं होगा, उसको हमको पॉलिटिकली, इमोशनली कई एंगल से, कई डायमेंशंस को हैंडल करना होगा। और खुशी की बात यह है कि देर शायद दुरुस्त आए, एटलीस्ट हम लोगों ने उसको एड्रेस करना शुरू किया। सॉरी। तो मजेदार चीज ये है कि पहले जिस प्रकार से हमें हमारे बीच में जो असामाजिक तत्व थे उनको पनाह मिली, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो अपने गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए उनको सपोर्ट कर रही थी, और वक्त के साथ जब बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है और वहाँ का जो टूरिज्म है और बाकी जो डेवलपमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो सारा का सारा चरमराने लगा, तो उसके बाद सरकार जो है वो सख्ते में आई और उसके बाद काफी एक्शंस हुए। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जिस प्रकार से हमने वहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया है, देखिए मुख्य मुद्दा ये होता है कि अगर लोग खुश हैं और अपने जो उनकी रोटी अगर वो उनको मिल रही है शांति के साथ, तो वो डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन ये जो बाहरी तत्व हैं जो आ रहे हैं भारत में और कश्मीर में, और वो जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे लिए जो है चिंता का विषय रहा है और अभी भी है। अगर आप देखें, दो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हुए पिछले कुछ दिनों में। पहला तो था कि 370 धारा हटाई गई, जिसकी वजह से बहुत बौखलाहट पॉलिटिकल पार्टीज में भी और जो एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं उनमें भी हुआ।
लेकिन दूसरी जो फैसला लिया गया यासीन मलिक का, जो उनको अभी सजा दी सुनाई गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, ये भी कभी उनको विश्वास नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे, क्योंकि उनको जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया गया था सिस्टम के अंदर, और वो इस कवर के अंदर यासीन मलिक और उनका ग्रुप JKLF जो है वो कई सारी जो है वो दुश्वारियां पेश कर रहे थे वहां के पॉपुलेशन के लिए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस बात को अच्छी तरह से जब एस्टेब्लिश कर लिया गया और जो फंडिंग इनकी हो रही थी जिन सोर्सेस पर, उन पर निगाह रखी गई, तो उनको जो है सजा सुनाई गई। लेकिन ये कभी सोचा भी नहीं था वहां के जो दहशतगर्द है कि ये ऐसा होगा। तो ये इस बौखलाहट का जवाब देने के लिए, अगर आप ध्यान हो तो पिछले हफ्ते वो बोल रहे थे कि हर घर से यासीन मलिक निकलेगा, तो बताइए ये एक प्रकार से जो उनकी तिलमिलाहट बता रहा है कि वो से बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और साथ में ही जो वहां के लोगों को सपोर्ट किया गया इकोनॉमिकली और एजुकेशन फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, ये सब चीजें जब मुहैया कराई गई तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो टूरिज्म जो एक डेड एलिमेंट की तरह था कश्मीर में, उसको बढ़ावा मिला। अब देखिए कितने टूरिस्ट जा रहे हैं और सरकार उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसका मतलब केवल बातें कहने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें देखना होगा कि जो दहशतगर्द है उनको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, और कैसे एफर्ट्स पर जो टारगेट करेंगे, कश्मीरी पंडितों पर जो टारगेट किया जा रहा है उस पर रोका जाए। और अन्यथा जो मनोबल है कश्मीरी पंडितों का वो गिरेगा। बहुत मुश्किल से उनको वहां पर पुनः स्थापित करने की योजना की गई। प्रधानमंत्री उनको जो रोजगार योजना बनाई गई उसमें लोगों को भर्ती किया गया, उनके मन मुताबिक उनके पोस्टिंग्स दी गई, ताकि वो लोग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इस बात से आपसे सहमत करती हूँ। आप जितनी डेवलपमेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग इससे भी काफी खुश हैं कि वहां पर डेवलपमेंट्स धीरे धीरे हो रही हैं। लेकिन बात जब टारगेट किलिंग्स की आ जाती है, वो भी एक नहीं दो नहीं लगातार की जा रही हैं। एक एक दिन का इंतजार भी नहीं आतंकवादी करते कि टारगेट किलिंग का जो आंकड़ा वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक आम सवाल बहुत ये है कि वहां पर देखिए जो ऑपरेशन है भारतीय सेना का, वो भी लगातार चलता रहता है। बहुत ही चौकन्ने होकर वहां पर एरियाज को कॉर्डन ऑफ करके उन्हें अच्छे से ऑपरेट, पूरा सर्च करके ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक सवाल जो है वो आम खड़ा हो रहा है कि आतंकियों पर हमले से पहले, कार्रवाई करने से पहले भारतीय सेना को भी आखिर रोक कौन रहा है कि जो टारगेट किलिंग्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तुरंत एक्शन, एक इमीडिएट एक्शन की यहां पर जरूरत है, और वो एक्शन आज नजर क्यों नहीं आ रहा है ग्राउंड पर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, ये कहना कि एक्शन नजर नहीं आ रहा, ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें जो लोग इन्वॉल्व थे, अभी जो किलिंग हुई है और उसके पहले जो किलिंग हुई है, और जो वहां पर ऑफिस में काम करते थे वहां पर, तो उनके भी जो हत्यारे थे सबको जो है खत्म कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सॉल्यूशन जो है वो हिंसा से आप जवाब देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। तो वही चीज है, तो हमको एक बहुत मेच्योर तरीके से करना पड़ेगा। और इसके दो तरीके हैं, एक है टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। अभी जो हमारे जितने भी तरीके हैं वो स्ट्रेटेजिक है, हमें देखना होगा कि लगता है नेटवर्क वीक होने की वजह से कनेक्शन जो है डॉक्टर साहब के साथ हमारा टूटा है। चलिए हम एक बार फिर से उनके साथ कांटेक्ट साधने की कोशिश करते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। एक रिपोर्ट का अगर मैं जिक्र करूं तो इस साल मारे गए टेररिस्ट में से 55 से ज्यादा जो आतंकी बताए जाते हैं वो दक्षिण कश्मीर के थे। भारतीय सेना कहती है कि आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे तलाश करो और मार डालो अभियान की वजह से आतंकी हमलों में तेजी आई है, क्योंकि ऑपरेशन क्लीन जैसे अभियानों से कहीं ना कहीं आतंकियों की हताशा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से दिया गया ये बयान भी एक क्या स्टीरियोटाइप लगता है, ये भी एक आम सवाल जो है वो खड़ा किया गया है। एज डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर DK पांडे इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में ब्रेक के बाद। सर एक ये जो मैंने अभी जिसका मैंने जिक्र किया है कि तलाश करो ऑपरेशन क्लीन, जो काफी समय से सेना द्वारा चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन हाँ, ये मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले भी आप कह रहे थे कि एक नई स्ट्रैटेजी को यहां पर अपनाने की जरूरत है। पहले से अभी क्या स्ट्रैटेजी है इससे सब वाकिफ हैं, लेकिन अब ऐसे में क्या बदलाव की यहां पर जरूरत है कि ये जो टारगेट किलिंग्स है इन पर तुरंत फुल स्टॉप लगे? देखिए, अगर आप देखें कि अमेरिका, फ्रांस और बाकी जो दूसरे मुल्क हैं, UK वगैरह, वहां पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। और किसी भी मुल्क के लिए,
चाहे वो कितना कैसा भी सिस्टम उसके पास हो, कितना भी एफिशिएंट सिस्टम हो, एग्जैक्टली एक एक आदमी को गार्ड पहुंचाना लगभग असंभव सी बात है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फीजिबल नहीं है। अगर 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख गार्ड चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से एक इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। लेकिन हमें देखना होगा कि किस प्रकार से हम वर्तमान जो रिसोर्सेज है, जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब से जो अभी जो किलिंग हो रही है निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है, लेकिन दो बातें अगर आप देखें कि ये जो दहशतगर्द है वो अपने टारगेट तक पहुंच कैसे पा रहे हैं, इसका मतलब वो प्लान कर रहे हैं और वहां के जो लोकल लोग हैं उनमें भी, उनके साथ भी हैंडशेक है। अन्यथा अगर नहीं जुड़े हो, पर्टिकुलर आदमी जिसको टारगेट किया जा रहा है वो कब पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, ये सब जानकारी कैसे मिल रही है। और जहां तक वो बात है कि जो हमारे वहां के ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में से सुरक्षा जो है होनी चाहिए, जो इस प्रकार से सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं थी, तभी तो दहशतगर्द अंदर पहुंच पाए। और हम सबसे महत्वपूर्ण जो सेकंड एलिमेंट में कहा था, पहला एलिमेंट तो ये कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें कहीं कहीं छेद है जिसको हमें ब्रिज करना होगा, अब गैप्स को ब्रिज करना होगा। लेकिन दूसरी बात ये कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल जैसे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं या ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं, उन सबको चाहिए कि वो भी देखें कि कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा आदमी असामाजिक तत्व तो नहीं दिखा हमारे बीच में जो आता नहीं है आज दिख रहा है। तो उस पर हमें तुरंत जो है रिएक्ट करना चाहिए कि आप कौन है, कहां हैं, क्योंकि ये सभी सुरक्षा सिस्टम के अंदर जब तक कि कॉमन मैन इन्वॉल्व नहीं होगा वो 100% सक्सेस करना मुश्किल है। हम कितनी भी एजेंसी खड़ी कर दें, कितने भी हम टेक्निकल सोफिस्टिकेशन ले आए, लेकिन जब तक कि हमको डिटेक्शन, कहते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए डिटेक्शन बहुत जरूरी है, और अगर डिटेक्शन नहीं हुआ तो वो बहुत मुश्किल होगा किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना। डॉक्टर साहब, तो इसमें हमें एड्रेस करना होगा। ठीक, मैं ये बात आपकी समझ गई। अभी देखिए, राहुल भट्ट की हत्या के बाद वहां पर एक बड़े पैमाने पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और वो प्रदर्शन अभी रुका नहीं है। उसके बाद रजनी बाला की भी हत्या हो जाती है, जो कि टीचर है वहां पर। अब देखिए, यहां पर उसके बाद इस प्रदर्शन में लगातार कश्मीरी पंडितों की ओर से ये डिमांड खड़ी की जा रही है तो कि या तो उन्हें एक भारी सुरक्षा प्रदान की जाए या तो उनका पलायन वहां से कर दिया जाए। ये जो डिमांड्स उनकी ओर से रखी जा रही हैं, क्या आपको लगता है ये डिमांड्स जायज हैं या सही हैं, और इस पर सरकार को अब कुछ करना चाहिए, ध्यान देने की यहां पर जरूरत है? देखिए, हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि भाई हमारा ये वीक एरिया है, ग्रे एरिया है, इसको एड्रेस करना है। और जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि हम आम कश्मीरी पंडित को वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो कि होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है उसके दिमाग में ये लोगों का जो मनोबल है वो गिरता जा रहा है। ऐसी खबरें आई हैं, अभी उनका कंफर्मेशन बाकी है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 6 जून से पहले जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वहां पर और दूसरे लोग जो कि बहुत ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, और उनको एक सेफ प्लेस पर रखा जाएगा। लेकिन ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट होगा। मैंने कहा कि जब तक कि हमें सारी एजेंसियां जो है वहां पर, जीएनके पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, सीएसएफ भी है, सेनाएं हैं, तो इन सभी एजेंसीज को मिलकर जो इंटेलिजेंस आ रहा है उसके ऊपर बहुत ही सीरियसली उसको लेना होगा। जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज उस पर अभी हम नहीं कर सकते, कि वर्तमान परिस्थिति में अगर मनोबल दहशतगर्दों में बढ़ गया तो उसको वो ये जो शेप है वो और विभत्स हो जाएगी, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जी। तो जरूरी है कि हम इस पर बहुत ही गहनता से इस पर ध्यान दें और देखें कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकालें। मैं फिर कह रहा हूं कि जो इंटेलिजेंस हमारे पास बहुत आ रही है और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो सैचुरेशन की कंडीशन पहुंच रही है, तो इस कंडीशन में हमें देखना होगा जो मैच्योर और एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनको वहां रखा जाए ताकि वो देखा जाए कि पर्टिकुलर इंटेलिजेंस पर किस पर कार्रवाई करनी है, और अगर लो इंटेंसिटी या लो वैलिडिटी की इंफॉर्मेशन है उसको भी कैसे हैंडल करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां के कश्मीरी पंडितों का मनोबल बढ़ेगा और वो वहां पर सुचारू रूप से रह पा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने इन बिटवीन जब आप एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो आपने एक तो लोकल शब्द का इस्तेमाल किया था, आम लोगों की भागीदारी भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा, आपने सोर्सेस की बात कही थी। मेरा पहला आपसे एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि क्या हमारे पास सोर्सेस की कमी है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि जब हम एक इंटेलिजेंस इनपुट की बात करते हैं, क्योंकि 90% तो देखिए जो वहां की लोकल पुलिस है वही सेना को जो है वो इनपुट्स देती है, तो क्या वहां पर भी किसी तरीके की कोई लूप होल है या कमी है जिसकी वजह से एक सही इंफॉर्मेशन जो है वो भारतीय सेना के पास नहीं पहुंच पाती है और टारगेट किलिंग्स लगातार बढ़ रही है? जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे नहीं लगता कि जो रिसोर्सेस की कमी है,
ठीक है। प्रॉब्लम है जो हार्डवेयर की बात जहां तक कर रहा हूं कि जहां तक जो सिस्टम चाहिए वो लगभग सभी अवेलेबल है। और सोचिए कि आज से 2 दशक पहले और 3 दशक पहले तो और जो है हालात बहुत ही लिमिटेड थे। अभी तो हम एडवांस सिस्टम्स वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और यही कारण है कि अगर आप देखें पिछले 3 महीने में लगभग 3.5 लाख जो है टूरिस्ट गए हैं। तो ऐसे नहीं चले गए वहां पर, उनको लगा कि हाँ वो सुरक्षित है। तो ऐसा भी नहीं कि सुरक्षा जो है वो पहले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही थी कश्मीरी पंडित वहां वैसे रहे जैसे कि एक आम नागरिक रहता है, बिना डर के रहे। उस माहौल का जो भय उनको भयांतिक जिसे बोलते हैं आतंक नहीं होना चाहिए उनके दिमाग में कि हम टारगेट हो सकते हैं। उसमें दहशतगर्द अभी जरूर लगता है कि वो बहुत तेजी से जो आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आप फिदायन अटैक के लिए आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को ही एक वेपन के रूप में यूज करें, उसमें बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में कि फिजिकली हैंडल करना। तो ये सब चैलेंजेस हैं और ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम में खामियां हैं। और पॉलिटिकल विल की जहां तक बात है, जो सरकार है वो पूरा प्रयास कर रही है कि पूरी छूट दी जाए। अगर देखिएगा छूट नहीं दी गई होती, जो पिछले 2021 में 6.5 लाख लोग गए हैं टूरिज्म के लिए जेएनके में, और उसके पहले उसके 2020 में केवल 40,000 लोग गए। हालांकि कोरोना का फैक्टर भी था, तो लेकिन इस ढंग से कहा जाए कि वहां पर जो टोटल सिस्टम है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो ही रहा है। लेकिन एग्जैक्टली हर एक आदमी को कौन टारगेट होगा, ये इन्फ्लुएंस हमें लोगों को बीच में डालना होगा। हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको और सपोर्ट करना होगा हमें, और उनको सीक्रेट जो इंक्रिप्टेड सिस्टम देने होंगे। निश्चित रूप से एड्रेस किया जा रहा होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोकल आम लोगों की, जैसा आपने जिक्र किया कि आम लोगों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसमें जुड़े और कंट्रीब्यूट करें खुले दिल से, और दहशतगर्दों को बिल्कुल भी बढ़ावा न दें, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ही कुछ लोग हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ एजेंडा की वजह से, जिसकी वजह से ये चीजें इतना तेजी से अंजाम ले रही है। डॉक्टर साहब, आतंकवाद के मसले को लेकर, क्योंकि जब भी मसला आता है तो पाकिस्तान का जिक्र देखिए हमेशा होता है। पाकिस्तान अभी तक भारत के लिए एक चुनौती डेफिनेटली बना हुआ है और काफी लंबा अरसा जो है वो गुजर चुका है जब पाकिस्तान के साथ इस मसले पर कोई बातचीत नहीं होती है। यहाँ के जो हम रीजनल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो भी अक्सर ये बात कर ही देते हैं, चाहे हम बात महबूबा मुफ्ती की करें या फिर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला की बात करें। अब हाल ही में उन्होंने ये कहा कि टारगेट किलिंग को लेकर जब हमसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि अभी तो और मौतें होंगी। महबूबा मुफ्ती हर बार पाकिस्तान से बातचीत करने का जो है एक कहें वो उस पर सवाल खड़ा करती हैं कि उनसे बात क्यों नहीं आखिर हो रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान अब भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है तो उसके खिलाफ क्या भारत को निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है? आप जब पाकिस्तान से बातचीत करने की एक कहें जरूरत को महसूस क्या आप भी करते हैं कि इस पर भी कोई बातचीत होनी चाहिए? क्या इस पर भी कोई स्टैंड भारत को लेना चाहिए? देखिए, जब पाकिस्तानी सरकार ये कहती हो कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लोग हम नहीं भेज रहे हैं, हम इनकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप किससे बात करेंगे? देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि आप मरीज हैं और आपको ये तकलीफ है, और डॉक्टर उसका सोल्यूशन देता है और आप खुशी खुशी आते हैं क्योंकि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम वो मानता डॉक्टर, आप किसको बोलेंगे, आप किसको मरीज बोलेंगे? तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, और पॉलिटिकल पार्टीज वो लैंग्वेज बोल रही हैं जो कि उनको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इतने सालों से 1991 में मैं वहां पर था, कश्मीर में, श्रीनगर में मैं खुद रहा हूं, और स्क्वाड्रन रैला की जो हत्या हुई है वो मैं वहां पर उस स्पॉट पर था। और हमारी गाड़ी में ही स्क्वाड्रन रैला को बैठना था, और हम बादामी बाग से रावलपुरा क्षेत्र में जब जा रहे थे तो वहां पर जहां पर स्पॉट था, वेटिंग पॉइंट था, वहां पर हम पहुंचे और हमारे सामने ही वो भागे हैं दहशतगर्द हमारी गाड़ी को देख के। तो ऐसे माहौल में जहां पर कि बहुत ही लिमिटेड सिक्योरिटी एलिमेंट्स थे, उतना फ्रीडम नहीं था। अभी सेनाओं को और सुरक्षा जो एलिमेंट्स हैं सबको पूर्णतः छूट दी गई है कि आप कार्रवाई करें। इसमें ये कहना कि सरकार की तरफ से छूट नहीं है, वो ये गलत बात होगी। ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है और पूरी छूट है। दूसरी बात, हमें सबसे जरूरी चीज है कि हम आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के अनुसार चलें, और पाकिस्तान निश्चित रूप से अपने आतंकवादी भेजता रहेगा, और वो अभी तो बहुत ज्यादा परेशान है, और इस्लामिक कंट्रीज को लुभाने के लिए हो भी सकता है कि वो छोटा मोटा जो है वो अटैक टाइप भी कुछ सोचे, क्योंकि अभी उनकी बहुत ही माली हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिकली वो बहुत डाउन चल रहे हैं। श्रीलंका की तरह उनके हालात हो रहे हैं। उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लगभग 2 साल का है, 16 मिलियन
मिलियन डॉलर्स ही बचे हैं उनके पास, ठीक सर। जो कि बड़ा मुश्किल है उनको एक्सेप्ट करना। तो पाकिस्तान अगर वो मानेगा नहीं कि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो आप उससे क्या बात करेंगे? आप कहेंगे आप, और भारत तो कितने सालों से क्या चाह रहा है कि भाई आप दहशतगर्दी को बंद करिए, हमने कितने फोल्डर्स दिए, हमारे यहाँ जितनी घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो अब उनको बेस्ट है इग्नोर करना। आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में अब जो रिएक्शन आ रहे हैं और हम किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, वो बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल किया जा रहा है। तो ऐसा कहना कि हमने उनको सपोर्ट किया है या हमको आने दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत होगा। और निश्चित रूप से ऑल आउट ऑपरेशन जैसे चल रहा है, ऑल क्लीन, तो इसकी ये समय लगता है, और जब तक कि डिटेक्शन, जब तक कि इनपुट नहीं आया, वाइटल इनपुट नहीं आया, हमें मुश्किल हो जाएगा ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना। लेकिन मैं फिर कर रहा हूँ, ये सब टैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, हमें स्टडी सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो लोग हैं वहां पर वो जुड़े सिस्टम में, और तभी हम इसको समाप्त कर पाएंगे। वरना आप देखिए अमेरिका में भी किस प्रकार के दंगे होते हैं, लेकिन वहां ऐसे दंगे बहुत कम सुनाई पड़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आप 1990 के दौर को भी वहां पर बखूबी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप उस वक्त की काफ़ी अच्छे से जानते हैं। सो इसीलिए आप से टारगेट किलिंग को लेकर आज से आपके जो विचार है हमने जानने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच सर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।